हेलो सर, वेलकम टू कॉमर्स ब्रेक। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4। और आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम करने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी सर, एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन कैसे की जाती है, उनकी वैल्यू दोबारा कैसे निकाली जाती है, आज हमें इस चैप्टर में ये सीखना है। अब सर, सबसे पहले बात करते हैं कि सर रिवैल्यूएशन करने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्या नीड है रिवैल्यूएशन करने की। अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यू नहीं करेंगे तो क्या कोई दिक्कत है। देखो, रिवैल्यूएशन करने की नीड क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ये बैलेंस शीट है, ठीक है। और जब बैलेंस शीट में हमारे पास जो भी चीजें पड़ी होती है, कैश और बैंक को छोड़ के जो लिक्विड एसेट्स होते हैं उनको छोड़ के, जब हमारे पास मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है 10 लाख रुपीज का, मशीनरी है 2 लाख रुपए का, और भी कोई एसेट्स हो सकता है सर, कार है 5 लाख रुपीज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी एसेट्स हो सकता है। अब आप लोगों ने क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सर जो मेरी बैलेंस शीट बनती है या अकाउंट्स में कोई भी एंट्री होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। अब सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। मतलब ये कि जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जितने पे आपने वो ट्रांजेक्शन किया है उसी रेट पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यानी कि हमने लैंड और बिल्डिंग ये 10 साल पहले भी अगर 10 लाख रुपए की परचेज की होगी तो आज भी ये वैल्यू उतना ही शो हो रहा है। मशीनरी मैंने 2 लाख रुपए खरीदी 2 साल पहले, आज भी 2 लाख रुपए की शो कर रहे हैं। सर, हमने डेप्रेशन तो लगाया होगा, डेप्रेशन लगाया होगा अलग चीज है, ठीक है। आपने कार जितने की परचेज की कार भी इतना शो कर रहा है। हमने एक लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपए का और लैंड भी उतना ही का शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, अकाउंटिंग एंट्री होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी पहले के बहुत पुराने पुराने पे रिकॉर्डिंग हुई रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने अपना रेशियो चेंज कर दिया। लेट सपोज ए और बी पार्टनर हैं और इन लोगों ने अपना रेशियो चेंज कर दिया। पहले था 3:2, अब इन्होंने कर दिया 1:1। अब जैसे इन्होंने रेशियो चेंज किया, अब सर रेशियो तो उन्होंने क्या किया, करंट सिचुएशन के हिसाब से रेशियो चेंज कर लिया। लेकिन जो बैलेंस शीट में जो आइटम पड़े हुए हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटी पड़े हुए हैं, इधर की साइड क्या होगा सर, कैपिटल होगा, क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर कितने का था सर, 10,000 का था, कुछ भी हो सकता है। लोन होगा, लोन 1 लाख रुपीज का था। अब आपने करंट सिचुएशन के हिसाब से रेशियो तो चेंज कर लिया, यानी रेशियो हो गया आपका अप टू डेट। रेशियो क्या हो गया, अप टू डेट। जो सिचुएशन अभी चल रही थी उसके हिसाब से मैं रेशियो एडजस्ट कर लिया। सर, क्या सिचुएशन चल रही थी, मे भी हो सकता है कि जो बी बोला होगा कि मैं भी कुछ और पैसे दे रहा हूँ, रेशियो इक्वल कर लो। हो सकता है कि ए ने अपना शेयर बी को शेयर कर दिया, कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से उन्होंने अपना करंट सिचुएशन का अपना रेशियो चेंज कर लिया। बट सब बैलेंस शीट तो पुरानी की पुरानी चली आ रही है ना, तो ये वो कहते हैं यार कि बैलेंस शीट को भी चेंज करो, बैलेंस शीट को भी क्या करो, नया बनाओ। अब नया बनाने का मतलब ये है कि न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू तो बनेगी बट इन जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है सबकी रीवैल्यू की जाएगी। यानी आज की डेट में मार्केट प्राइस क्या है उसके हिसाब से उसकी रीवैल्यूएशन की जाएगी। यानी हमने पता कि हमारी लैंड और बिल्डिंग जो हमने 10 लाख रुपए की परचेज की थी, आज 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी बुक वैल्यू हो गई है 20 लाख रुपए, यानी सॉरी मार्केट वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए। यानी कि मैं जो लैंड एंड बिल्डिंग को 10 लाख शो कर रहा था उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपीज है। सर, ये 10 से 20 कैसे हो गया, हमने रिवैल्यूएशन किया, यानी मार्केट में देखा कि इसकी वैल्यू कितनी, तो दोबारा रिवैल्यू निकाली। हमें पता चला मशीनरी जो में 2 लाख रुपए का शो हो रहा है ना, इसकी मार्केट वैल्यू अब 50,000 यानी 50,000 रुपए ही बचा हुआ है। ये कार जो मेरा 5 लाख का है उसका 4 लाख की वैल्यू हो गई है। जो मेरा ये एक लैंड है 10 लाख रुपए का, ये 30 लाख रुपए का हो गया है। मतलब जितने भी एसेट्स थे उनको सबकी रिवैल्यूएशन कर दी, यानी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका कंपेयर करके हमने उनकी वैल्यू चेंज कर दी। तो इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन करना। अब सर, रिवैल्यूएशन करने की जरूरत क्या, समझा दिया। रिवैल्यूएशन करने से बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपका बैलेंस शीट अप टू डेट हो जाएगा, यानी आज की डेट में जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है रियल में वो शो होगी। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस शीट मेरे को करंट फाइनेंशियल पोजीशन शो कर सकता है? नहीं सर, ये 10 साल पहले से वैसी के वैसी, ना चेंज हुआ ना बढ़ा घटा, थोड़ा बहुत डेप्रेशन लगता रहा, प्रॉफिट आया गया बस, बाकी सब वैसे के वैसे पड़ा रहा। तो हम क्या करते हैं कि समय के साथ साथ अपना बैलेंस शीट को भी रिवैल्यू यानी अप टू डेट करते रहते हैं। सर, अप टू डेट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो रेशियो चेंज होगा तो भी अप टू डेट करना पड़ेगा, कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो भी अप टू डेट करना पड़ेगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तभी अप टू डेट करना पड़ता है। इसलिए आपको देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, हर केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि हर केस में हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। इधर देख लो, मान लो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर मेरा 2 साल पहले 10,000 का था,
पता चला कि आज के डेट में क्रेडिटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं कहाँ चला गया, उसको मैंने बहुत जगह ट्रेस नहीं कर पाया, यानी ये फालतू की लाइबिलिटी शो हो रखा है। ये लोन 1 लाख रुपए का था, पता चला कि इसके ऊपर ऑलरेडी 50,000 का इंटरेस्ट इंकर हो चुका है, यानी लोन हो गया 1.5 लाख रुपए का। तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी आइटम है सबको अप टू डेट कर देते हैं, यानी आज के डेट में उसकी क्या सिचुएशन है, आज के डेट में उसकी क्या मार्केट प्राइस है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उसको ट्रेस करके। ठीक है सर, तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते बता चुका। अब सर बात करते हैं कि ठीक है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों, आपने समझा दिया। कब कब बनाते हैं, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज, हर केस में बनाना पड़ेगा, ये भी आपने समझा दिया। अब बात आती है कि सर बनाते कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो, जब आप लोग रिवैल्यूएशन करने जाओगे, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की जब रीवैल्यू निकाले हुए, तो आपके पास दो केस निकलेंगे। सबसे पहला बोलता है कि व्हेन चेंज इन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जब हम चेंज करेंगे तो जो चेंज वैल्यू आएगी उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये मेरा देखो ओल्ड बैलेंस शीट है, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ पे हमने कैश लिखा था, बैंक लिखा था। अब कैश और बैंक तो लिक्विड एसेट है, इसकी रिवैल्यूएशन नहीं की जाती क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू उतना ही रहेगी। इसके अलावा जो भी एसेट्स होंगे, सर यहाँ पे लैंड लिखा था 10 लाख, ठीक है सर, यहाँ पे कार लिखा था 5 लाख, मैं दो एग्जाम्पल ले लिया। और जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा और मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन कर दी, यानी पता चला मेरे को कि लैंड की मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 20 लाख रुपए हो गई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंड 20 लाख रुपए। कार की मेरी मार्केट वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए, तो कार लिखूंगा मैं 2 लाख रुपए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी मेरी रिवाइज या चेंज, रिवाइज कह लो या चेंज कह लो, जो भी मेरी चेंज वैल्यूज है उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी चेंज वैल्यूज है 20 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, और ओल्ड वैल्यू क्या है 10 और 5। तो जब हम ये कर लेंगे ना कि जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें ये पता है कि हम चेंज वाले वैल्यू वहां रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चेंज वाली वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो ये रिवैल्यूएशन बनेगा। देखो इधर क्या लिखा है, व्हेन चेंज या रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो चेंज वैल्यूज है उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर दूसरा क्या, व्हेन चेंज या रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो चेंज वैल्यू है ना हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। क्या मतलब है, मतलब सर यहाँ पे ₹10 लाख था लैंड की वैल्यू, और यहाँ भी हम 10 लाख रुपए रखना चाहते हैं न्यू बैलेंस शीट में। यहाँ 5 लाख था और यहाँ भी 5 लाख ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब ध्यान सुनना मैं कह रहा हूँ। तो सर एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कब रिवैल्यूएशन बनाना है कब नहीं बनाना। तो देखो दो चीजें, या तो बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, या बोलेगा चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन बोलेगा कि चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी इसकी बात करें तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाई जाएगी, ठीक है ना। अगर बोलता है कि चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, सिर्फ उसका एडजस्टमेंट होगा। रिवैल्यूएशन का काम तो होगा बट अकाउंट से नहीं होगा, डायरेक्टली एडजस्टमेंट हम कर देंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे क्या करना है। अभी हम बात करते हैं कि सर ठीक है, हम मान लेते हैं कि चेंज वैल्यू करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना हमें सिखा दो, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करें अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट का या रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसको बनाते कैसे, तो बहुत सिंपल है। देखो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो। तो मैं जब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सर याद करो, अगर आपके पास प्रॉफिट होता है, यानी अगर आपके पास प्रॉफिट होता था तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस सा लिखते थे, तो सर अगर हमें प्रॉफिट होता था तो हम लिखते थे क्रेडिट साइड बस। और अगर आपका लॉस या एक्सपेंस हो तो सर अगर लॉस या एक्सपेंस होता था तो हम लोग लिखते थे किस साइड, हम लोग लिखते थे डेबिट साइड। सिंपली बस ऐसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्या मतलब है, मतलब अगर आप किसी एसेट की रिवैल्यूएशन कर रहे हो और उस रिवैल्यूएशन से आपको गेन हो रहा है तो क्रेडिट साइड, और उस रिवैल्यूएशन से आपको लॉस हो रहा है तो क्या लिखोगे फिर आप, डेबिट साइड। मतलब देखो इधर ये मेरी एक बैलेंस शीट है ना, और यहाँ पे मेरा लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, ₹10 लाख। नीचे लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड
will be appreciated at the rate by will be appreciated by 10%। क्या बोल रहा है, यानी जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करनी है, बढ़ानी है। कितने परसेंट से सर? 10% से। यानी मेरी ओल्ड वैल्यू 10 लाख रुपए थी, जो न्यू वैल्यू आएगी वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी। यानी न्यू वैल्यू अगर देखा कितना आएगा तो सर 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख। तो न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 लाख रुपए आ जाएगी। यानी ओल्ड वैल्यू 10 लाख है तो न्यू वैल्यू 11 लाख। क्यों? 10% से उसका इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन मैंने किया, मेरे को प्रॉफिट हुआ, गेन, प्रॉफिट मत बोलना, गेन बोल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा मुझे बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ? सर गेन हुआ ना, आपकी ओल्ड वैल्यू 10 लाख थी, न्यू वैल्यू 11 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का आपको गेन हो गया। यानी रिवैल्यूएशन करूंगा अगर मेरे को गेन होता है तो किस साइड एंट्री करूंगा? तो सर गेन के केस में आपने कहा क्रेडिट साइड। सिंपल है, इनकम प्रॉफिट जो भी होता है क्रेडिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ एडजस्टमेंट लगा दिया, बस क्या दिक्कत है? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई बिल्डिंग अकाउंट। अभी मैं आपको जनरल एंट्री भी समझा दूंगा, पहले ये समझो। क्या लिखूंगा? बाई बिल्डिंग अकाउंट। कितना कितना गेन हुआ? सर 1 लाख रुपीज का। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ था क्या? डेटर। यहाँ पे मैंने लिखा था डेटर कितना? 10,000। कितना लिखा था? 10,000। नीचे लिखा है कि 1,000 जो डेटर था ना, उसको हमको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, लेके भाग गया। यानी जरा मुझे बताओ, ये इस डेटर पे 10,000 था, लेकिन जब रिवैल्यूएशन कर रहे हैं आज की डेट में चेक किया तो 1,000 का डेटर गायब है, वो पता ही नहीं कहाँ है, भाग गया। यानी बैड डेट हो गया, डूब गया, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा मुझे। अब जरा मुझे बताओ, ये 1,000 रुपए का डेटर मेरा क्या हो गया? इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है। तो लॉस है किस में, किस एंट्री करते हैं? इधर टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट कितना? ₹1,000। क्या दिक्कत है? सिंपल यहाँ पे लिख दिया मैंने। कोई समस्या है क्या? नहीं सर, अगर इंक्रीज होगा तो इस साइड, डिक्रीज होगा तो इस साइड, नहीं ऐसे रखना नहीं है। अगर गेन होगा तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो किस साइड? डेबिट साइड। अब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि चल देखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एसेट अगर इंक्रीज करेगा, एसेट इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड, और अगर एसेट डिक्रीज करता है, एसेट क्या करता है? डिक्रीज करता है, तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और एसेट इंक्रीज करेगा तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि एसेट इंक्रीज होगा तो गेन होगा। 10 लाख का एसेट 12 का हो गया, 15 का हो गया, गेन हो रहा है, तो इनकम क्रेडिट साइड। और एसेट डिक्रीज करेगा तो लॉस होगा। 10,000 का एसेट था, 9 में बचा है, यानी क्या का लॉस, तो मेरा आएगा डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं। अब सेम एज इट इज लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो कैपिटल की तो रिवैल्यूएशन नहीं होती, उसके अलावा जो लायबिलिटीज है उनकी रिवैल्यूएशन की जाती है। अच्छा सर, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस की, ये रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट पहले सिखा चुका हूँ, इससे पहले की वीडियो में ना, वो खत्म हो चुका है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या गेनी से वाइज कर देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्रेडिटर था, यहाँ पे क्रेडिटर था कितने का? 2 लाख रुपए का, ठीक है। नीचे लिखा है ना कि जो 2 लाख रुपए क्रेडिटर है, उसमें से 50,000 क्रेडिट, उसमें जो 50,000 का क्रेडिटर है उसको हम ट्रेस नहीं कर पाए। यानी ₹50,000 क्रेडिटर कुड नॉट बी ट्रेस्ड। हम ट्रेस ही नहीं कर पाए। ट्रेस का मतलब पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। यहाँ ये आपको क्या होगा? बेनिफिट हो गया, यहाँ पे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? यहाँ पे सर लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? यहाँ पे सर गेन हो रहा है। क्यों? 2 लाख रुपए को उधारी थी, 50,000 का जो क्रेडिटर वो पैसा लेने आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है, हम उसे ढूंढ भी नहीं पाए, यानी कि नहीं देना पड़ेगा। यानी जो मेरी न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो वहां क्रेडिटर 1,50,000 शो होगा। यानी सर 50,000 रुपए को मेरे को बेनिफिट हो गया। 2 लाख उधारी थी, 1.5 लाख पे आ गई, 50,000 मेरे को देने नहीं है। तो सर इससे क्या हो गया? इससे सर बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर अकाउंट कितना? 50,000। अभी मैं जनरल एंट्री बताऊंगा, पहले से देख लो। यानी क्या सर, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी क्रेडिट साइड आएगा। एसेट इंक्रीज होगा तो भी बेनिफिट है, और लाइबिलिटी घटेगी तो भी बेनिफिट है, दोनों साइड में क्रेडिट साइड। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस है, एसेट घट रहा है, 1 लाख का था 90 पे आ गया, लॉस है, तो डेबिट साइड। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो किस साइड आएगा? तो भी डेबिट साइड। अगर आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाए, लाइबिलिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो भी क्या आएगा? डेबिट साइड। एग्जाम्पल देता हूँ, नीचे लिखा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड, ये बहुत बच्चे पूछते हैं सर अनरिकॉर्डेड समझ में नहीं आता। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कोई सा भी, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड बिल, बिल पेबल, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा 20,000 रुपीज लिखा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
अब सर ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं था, बैलेंस शीट में नहीं था यानी लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन नीचे लिखा नहीं, छोड़ दिया था तुमने, लाइबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जीरो था और ऑटोमेटिक 20,000 शो हो रहा है, यही हो ना, बैलेंस शीट में कुछ नहीं मतलब जीरो, ऑटोमेटिक कह रहा 20,000 की लाइबिलिटी देनी तुम्हें, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। समझो सर हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, इंक्रीज कहाँ हो रही है, रिकॉर्ड नहीं किया था, अकाउंट्स का मतलब जीरो है, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई चीज शो नहीं हो रही उसका मतलब जीरो, रिकॉर्ड करो नहीं करो हमें नहीं पता, यहाँ पे नहीं था इसका मतलब लाइबिलिटी नहीं था। अब नीचे कह रहा नहीं 20,000 का है देना है, यानी क्या हो रहा है मेरा लॉस हो रहा है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है मेरी, तो क्या आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड जो भी होगा, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड बिल पेबल, ऑन रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रुपीज 10,000। सर अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ तो अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो क्या होगा मेरा, गेन होगा उससे लॉस होगा, सर गेन होगा, यहाँ पे मेरा एसेट नहीं था, अचानक से पता चला यार मेरे पास एक मशीन भी है 1 लाख रुपए की, मेरे पास 1 लाख रुपए की एक मशीन भी है, तो उससे मेरे को बेनिफिट है या लॉस है, सर बेनिफिट ही है, तो बाई मशीनरी रुपीज 1 लाख, क्या दिक्कत है, यही है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट या लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर ठीक है आपने ये तो समझा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है, अब हम देखते हैं कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब जरा मुझे बताओ बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, सर इंक्रीज हो रही थी, गेन हो रहा था, तभी तो आपने क्रेडिट से डाला, अदरवाइज डेबिट से डालते, तो जब क्रेडिट क्या हो रहा है मेरा, तो सर क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा सर डेबिट होगा, सबको पता है, यानी एंट्री क्या बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपीज 1 लाख और 1 लाख रुपीज, सिंपल है। अब सर ये बिल्डिंग डेबिट क्यों हुआ 11th क्लास का, यार याद करो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट इंक्रीज होगा तो और डेबिट था, सर नहीं सर नहीं आया समझ, ये अगर मैं कह रहा हूँ कि 11th क्लास में तुमने पढ़ा था ना कि एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है, नहीं इंक्रीज करना है तो और डेबिट और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट, तो इसलिए बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डेबिट रिवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा, इनकम साइड, क्रेडिट साइड तो क्रेडिट कर दिया। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल देख लो, जो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड गया है तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ क्रेडिट, ऑटोमेटिक वो सेम आइटम क्या हो जाएगा डेबिट, देखो क्रेडिटर किस साइड आया रिवैल्यूएशन साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट, तो क्या बन जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट क्या होगा तो सर हो जाएगा क्रेडिटर, क्या हो जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कितने रुपये से सर 50,000 और 50,000, और क्या है सर, और है सर बाई मशीनरी, अनरिकॉर्डेड एसेट था ये, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो इससे भी क्या हुआ रिवैल्यूएशन क्रेडिट से आया ना, तो टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट में क्या होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो मशीन का था, लिख सकते हैं वहां पे मशीनरी ब्रैकेट में 1 लाख और 1 लाख रुपीज, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये मेरी बन जाएगी जनरल एंट्री। अब सर डेबिट साइड आ जाओ, डेबिट साइड बताओ, अब रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो बाकी सारे आइटम क्या आ जाएंगे ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएंगे, यानी रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना था 10,000 और 10,000, तो आपको ऐसे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। अब इसमें एक केस और आता है लास्ट में, जब आप रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लोगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमें रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन यानी दोबारा हम इधर से उधर उधर कर रहे हैं, तो इस केस में कुछ आपको रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेंसेस यानी कुछ खर्चे आते हैं रिवैल्यूएशन करने के लिए, रेशियो चेंज करने के लिए, तो अब डिपेंड करता है वो एक्सपेंस किसने पे किया है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पार्टनर ने पे किया है कि फॉर्म ने पे किया, अगर पार्टनर ने पे किया है, अगर पार्टनर ने पे किया, सर दो पार्टनर थे ए और बी, ए और बी ने 10,000 रुपए रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म को देना था बट दिया किसने बी ने, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे डेबिट साइड में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, तो हम सीधा क्या करेंगे बी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे,
सर अगर फॉर्म ने खुद दिया है तो किसी पार्टनर नहीं दिया तो फिर पार्टनर की एंट्री नहीं होगी। यहाँ लिखा जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ₹10,000। तो इस बात का ध्यान रखना जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड आप ये चीजें लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। बाकी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी हो गया है और अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे और इधर लेस करोगे। अगर आपका प्रॉफिट आता है, अगर आपका प्रॉफिट आता है यहाँ पे तो सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट सपोज मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि इधर आ रहा है 5 लाख, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, इधर भी आ रहा है 5 लाख, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया, फिर से बता रहा हूँ, मत बोलना कि सर जोड़ो पता नहीं कुछ और आ रहा है। ये मैंने 5 लाख एज्यूम कर लिया और मैंने मान लिया सर 2 लाख का गेन आ गया। हम प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, गेन। लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू गेन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर होंगे उनके कैपिटल में ये गेन जो 2 लाख रुपए आया है इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये 2 लाख रुपए मैंने एज्यूम किया, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, ठीक है। जो भी रेशियो होगा सर, रेशियो मान लेते हैं 1,20,000, 3:2 मान लेते हैं और इसका 80,000 रुपीज था, हमने ट्रांसफर कर दिया। 3 पार्टनर 3 में, 4 होते 4 में। सर लॉस आता तो इधर लिखते बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बेस कैपिटल अकाउंट, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब सर आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था, हाँ मैंने बोला था कि अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस केस में देख लेना कि क्वेश्चन में बोला है न्यू वैल्यू यानी चेंज वैल्यू को न्यू बैलेंस में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, करना है तो रिवैल्यूएशन बनेगा। पता कैसे चलेगा, कुछ नहीं बोला हुआ था रिवैल्यूएशन बनाओगे, और अगर मना किया कि नहीं मुझे चेंज वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं करनी तो ही रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, फिर किसी और तरह से एंट्री की जाएगी। रिवैल्यूएशन वाला ही काम किया जाएगा बट अकाउंट में नहीं, रफ में किया जाएगा, वर्किंग में। अभी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब सर ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट सर हमने बना लिया, हमें चेंज वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, यानी सर बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत ईजी है, जब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, न्यू बैलेंस शीट बनाना रेडी करोगे। ओल्ड बैलेंस शीट आपकी बुक में दी होगी और यहाँ पे जो कैश या बैंक आपको एडजस्टमेंट करने के बाद आया, मतलब क्या है, मतलब जो भी कैश और बैंक होगा यहाँ पे लिखेंगे, प्लस अगर हमने कोई एक्सपेंस किया होगा कैश या बैंक से, यहाँ पे था ना डिसोल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या होता है सर, बिल्डिंग हो गया 1 लाख से इंक्रीज हो गया। पुरानी बिल्डिंग कितनी थी बैलेंस शीट में, हमने सर 10 लाख मानी थी, तो यहाँ पे न्यू बिल्डिंग कितनी आएगी, तो सर न्यू बिल्डिंग आएगी 11 लाख रुपीज। और सर हमने क्या माना था, हमने सर क्रेडिटर 2 लाख था उसको 50,000 से कम कर दिया था, तो न्यू क्रेडिटर आएगा यहाँ पे, न्यू क्रेडिटर कितना आएगा 1,50,000 आएगा, 1,50,000। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है कि सर अनरिकॉर्डेड एसेट, एक एसेट आ गया था मशीनरी, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या था, मशीनरी, 1 लाख रुपए का यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और क्या था सर डेटर 1,000 रुपए से कम हो गया था, पुराना डेटर था 10,000, तो न्यू डेटर की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर न्यू डेटर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 लाख रुपए आएगी। तो ऐसे हम सारी चीजों को एडजस्ट करके बैलेंस शीट में शो कर देंगे। बात रही कैश और बैंक की, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिखी थी, अगर फॉर्म अपने पास एक्सपेंस करता है तो कैश से माइनस कर देंगे, अदरवाइज कैश और बैंक में ऐसे रह जाएगा और बाकी सारी एसेट्स और लायबिलिटी रह जाएगी। बाकी आपका कैपिटल सेम टू सेम जो था वही रहेगा, कैपिटल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे कैपिटल में आपने 1,20,000 और 80,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, पहले का कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, ज्यादा मान, चलो पहले का कैपिटल था 2 लाख रुपए और एक का था कितना, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये पुरानी बैलेंस शीट कैपिटल थी। अभी मैंने प्रॉफिट दिया इसको 1,20,000, तो न्यू कैपिटल मेरा कितना आ जाएगा, तो सर न्यू कैपिटल आ जाएगा 3,20,000 रुपीज। इसका कितना था, तो इसका आ जाएगा 2,70,000, 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 आएगा, 2,30,000 आएगा। तो ये मेरा न्यू कैपिटल आ गया। बाकी सारे एसेट्स और लायबिलिटी को हम रीवैल्यू करके लिख देंगे और ये मेरा न्यू बैलेंस शीट बन जाएगा, ये मेरा न्यू बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा और हमारी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि अगर सर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं चाहते, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में नहीं बोला, प्लस ये बोला है कि हम चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। यहाँ पे देखो मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने बिल्डिंग को 11 लाख लिखा है,
अनरिकॉर्डेड मशीनरी को 1 लाख लिखा है, डेटर को मैंने कितना लिख दिया, डेटर गलत लिख दिया, डेटर यहाँ पे लिखा था 9000, डेटर को मेरे को 9000 लिखना चाहिए था, 10,000 था, वो 1,000 कम हो गया था। मैंने क्रेडिटर पुरानी बुक्स में 2 लाख था, मैंने 1.5 लाख किया है, मतलब यहाँ पे मैंने चेंज वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है। अब क्वेश्चन कह रहा नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं करना, मैं चेंज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, जो पुरानी वैल्यू थी, यानी डेटर 10,000 ही रहेगा, मशीनरी यहाँ नहीं था नहीं रहेगा, बिल्डिंग 1 लाख ही रहेगा, क्रेडिटर 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, मतलब चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना और रिवैल्यूएशन भी करना है, मतलब न्यू वैल्यू निकालनी भी है और रिकॉर्ड नहीं भी करनी। तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे एंड उसकी कैलकुलेशन कर देंगे। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, जब न्यू वैल्यू में रिकॉर्ड करनी ही नहीं है तो आप क्यों रिवैल्यूएशन कर रहे हो, मत करो रिवैल्यूएशन। उसका क्या रीजन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा उस टॉपिक के साथ, ठीक है। तो हमारा बेसिकली रिवैल्यूएशन का और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट जो अगला चैप्टर है वो भी हो ही गया हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो नेक्स्ट टॉपिक का बैलेंस शीट एज इट इज वैसी रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन तो किया है बट एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू सेम एज इट इज रखना चाहते हैं। उसके बाद आपका आएगा पास्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो देखो दोस्तों एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल जो है आप सोच रहे हो कि हमारा सिलेबस से हट गया, नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है एडमिशन का रिटायरमेंट का हटा है, आपका चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हटाया गया है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है रिवैल्यूएशन का, वो पढ़ेंगे जो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे और उसके अलावा चैप्टर एक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।